नमस्कार दोस्तों, मैं सुप्रिया स्वागत करती हूँ आपका डिकोड एग्जाम के डेली करंट अफेयर की क्लास में। दोस्तों, जैसा कि कल संडे था तो कल आपकी करंट अफेयर की क्लास नहीं चली थी, तो उम्मीद करती हूँ कल आपने संडे का प्रॉपर यूटिलाइज किया होगा। आपने जो लास्ट वीक में जितना भी करंट अफेयर पढ़ाया गया है आपने उनका रिविजन किया होगा, साथ ही साथ आपने अदर सब्जेक्ट को भी पढ़ा होगा। तो इसी के साथ हम आज 2 दिनों के करंट अफेयर को 16 और 17 जुलाई यानी कि 16 से 17 जुलाई के करंट अफेयर को यहाँ पे हम डिस्कस करने जा रहे हैं। तो क्लास काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों, तो चलिए जल्दी से आप सभी लोग सेशन से जुड़ जाइए, सेशन को शेयर कर दें आप सभी लोग और क्लास स्टार्ट करूं उसके पहले कहना चाहूंगी कि जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इससे आपको चैनल से रिलेटेड हर क्लास की वीडियो का प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलेगा और आपकी कोई भी क्लास मिस नहीं होगी। चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। सबसे पहला प्रश्न है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च पुरस्कार ग्रैंड ऑर्डर ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किस देश का ये सर्वोच्च पुरस्कार है जिससे अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सम्मानित किया गया है दोस्तों? तो जैसा कि आपको पता है भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 2 देशों की यात्रा पे गए हुए हैं। कौन कौन से वो देश हैं? यूएई है और फ्रांस है। ठीक है, जहां पे उन्हें फ्रांस का जो है सर्वोच्च पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए इसके बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पे हम देखें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को फ्रांस गणराज्य के जो राष्ट्रपति महामहिम है जिनका नाम है, ठीक है, इमैनुअल मैक्रो, ठीक है, जिनकी तस्वीर आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, तो उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। ठीक है, उनके द्वारा सम्मानित किया गया है। कौन से पुरस्कार से? तो फ्रांस के सर्वोच्च पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। ठीक है, तो किसके द्वारा किया गया है? फ्रांस के राष्ट्रपति जी के द्वारा किया गया है। किसे किया गया है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को किया गया है। प्रधानमंत्री जी ने भारत के लोगों की ओर से इस विशेष सम्मान के लिए राष्ट्रपति जो है फ्रांस के राष्ट्रपति उनको धन्यवाद दिया। और ये जो पुरस्कार सम्मान जो है समारोह जो आयोजित किया गया था ये पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है पेरिस के एलिसी पैलेस में इसका आयोजन किया गया था और उनको इस सम्मान से वहां पे सम्मानित किया गया था। बात करें दोस्तों नेशनल ऑर्डर ऑफ द लीजन अवार्ड के बारे में, लीजन ऑफ द ऑनर या फिर इसे अन्य नाम से भी जानते हैं। दो क्या नाम है दोस्तों? द लीजन ऑफ ऑनर। ठीक है, ये नागरिकों को और साथ ही साथ सैन्य बलों दोनों को ये जो है पुरस्कार प्रदान किया जाता है। चूंकि ये देखा जाए तो सर्वोच्च फ्रांसीसी सम्मान है और दुनिया के सबसे प्रसिद्ध, ठीक है, जो राष्ट्रीय सम्मान है उनमें से ये एक माना जाता है। और अगर हम बात करें इस सम्मान का जो है स्थापना किसके द्वारा किया गया था, तो ये 1802 में किया गया था। नेपोलियन बोनापार्ट के द्वारा इस सम्मान का जो है स्थापना की गई थी। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे हमने क्या देखा? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फ्रांस गणराज्य के, ठीक है, या फ्रांस के द्वारा उन्हें, ठीक है, एक सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार जिसका नाम है ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ द ऑनर से सम्मानित किया गया। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते दोस्तों। ये प्रश्न अपने आप में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि इसरो ने किस राज्य में किस राज्य में स्थित सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 का प्रक्षेपण किया। देखिए इस बार पूरी संभावना है चंद्रयान 3 जो है इसे ना सिर्फ पीटी बल्कि मेंस में भी संबंधित प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो इस टॉपिक को अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिएगा आप लोग। और सतीश धवन अंतरिक्ष जो केंद्र है दोस्तों, ये जो कि ध्यान रखिएगा आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा, ठीक है, आंध्र प्रदेश के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया है इसरो के द्वारा। तो भारत का जो अंतरिक्ष एजेंसी है जिसका नाम है भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन यानी कि इसरो ने श्रीहरिकोटा से चंद्रयान 3 का सफलतापूर्वक प्रक्षेपण किया है। अगर हम बात करें चंद्रयान 3 के बारे में, इसकी विशेषताओं के बारे में, तो ये ध्यान रखिएगा 642, ठीक है, टन का ये वजन है इसका और इस प्रक्षेपण यान को LVM-3 से भेजा गया है। ठीक है, किससे भेजा गया है? LVM से जो है लॉन्च व्हीकल मिशन के द्वारा इसको भेजा गया है और ये सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसको छोड़ा गया है जैसा कि हम अभी देख रहे हैं। इसके बारे में बात करें दोस्तों तो चंद्रयान 3 जो मिशन है उसके निदेशक कौन है? मोहन कुमार। और जो रॉकेट निदेशक है इनका क्या नाम है? बीजू सी थॉमस। और जो अंतरिक्ष यान के निदेशक है उनका नाम है डॉक्टर पी वीरा मुथवेल जो है वो, ये देखिए ध्यान रखिएगा ये सब पूछा जा सकता है कि इस मिशन के निदेशक कौन है? मोहन कुमार थे। ठीक है,
अगर हम चंद्रयान 3 के विशेषताओं के बारे में बात करें तो ये चंद्रयान 3 जो है ये लॉन्च के बाद देखा जाए, यहाँ जांच नहीं, यहाँ लॉन्च होना चाहिए था। जो चंद्रमा का दक्षिणी ध्रुव है वहां पे ये लगभग जैसा कि ये अभी हाल ही में इसको लॉन्च किया गया है, तो ये 23 से लेकर के, ठीक है ध्यान रखिएगा, 23 अगस्त से लेकर के 24 अगस्त के बीच में ये पहुंचेगा। ये कहाँ पे? दक्षिणी ध्रुव में, चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव में। और ये चंद्रमा की सतह पर उतरने का ये भारत का दूसरा प्रयास है, ध्यान रखिएगा। इसके पहले भी देखा जाए तो 2019 में चंद्रयान 2 जो मिशन था ये लॉन्च किया गया था, लेकिन जब आखिरी चरण में था, जब इसका जो है लैंडर जो है वो लॉन्च होने वाला था, लैंड करने वाला था चंद्रमा पे, तभी वो दुर्घटनाग्रस्त हो गया था, जिसकी वजह से देखा जाए तो जो इसका चंद्रमा की सतह पर जो लैंडर था जो उतर रहा था वो विफल हो गया था, ठीक है। अगर ये जो मिशन है चंद्रयान 3 जो मिशन है, अगर ये लॉन्च हो जाता है और ये जो है सफलतापूर्वक चंद्रमा की सतह पर अगर ये उतर जाता है तो भारत ये उपलब्धि जो है हासिल करने वाला विश्व का चौथा देश होगा, ठीक है ध्यान रखिएगा। इसके पहले जो है कौन कौन से देशों ने चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर जो है उतरे हैं, तो इसमें देखा जाए अमेरिका है, और उस समय तत्कालीन जो सोवियत संघ है वो और चीन जो है ये उपलब्धि पहले से ही हासिल कर चुके हैं। और अगर चंद्रयान 3 जो है वो सफल होता है तो भारत जो है चंद्रमा पर एक तरीके से उतरने वाला दुनिया का चौथा देश होगा, ठीक है। इसरो के जो अध्यक्ष है दोस्तों एस सोमनाथ, उन्होंने क्या कहा है कि रॉकेट ने चंद्रयान 3 को पृथ्वी के निर्धारित कक्षा में स्थापित कर दिया है, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो टॉपिक है दोस्तों अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है, ना सिर्फ पीटी के लिए बल्कि मेंस के लिए भी, तो इस टॉपिक को अच्छे से पढ़ लीजिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य में G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के प्रतिनिधियों की बैठक आयोजित की जाएगी? तो किस राज्य में किया जाएगा G20 के वित्त और केंद्रीय मंत्रियों की बैठक, केंद्रीय बैंक के जो प्रतिनिधि उनकी बैठक? दोस्तों ये किया जाएगा गुजरात में, ठीक है। करेक्ट आंसर इज सी है, ठीक है। तो G20 जो वित्त और केंद्रीय मंत्री के प्रतिनिधि हैं उनकी जो बैठक होने जा रही दोस्तों वो गुजरात की राजधानी गांधीनगर में जो है वो होने जा रहा है, ठीक है। शुरू होने जा रहा है। और इस बैठक की बात करें तो ये 2 दिवसीय बैठक होगा, और इस बैठक में देखा जाए तो ये जो बैठक है ये G20 वित्त मंत्रियों और केंद्रीय बैंक के गवर्नर हैं दोस्तों, उनकी तीसरी बैठक जो होने वाली है उससे पहले इस बैठक का आयोजन किया जा रहा है। इस बैठक का जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों, यानी कि आज से ये बैठक शुरू है और कल 18 जुलाई को ये समाप्त होगा, गांधीनगर में आयोजित किया जा रहा है। केंद्रीय वित्त मंत्री जो है, केंद्रीय वित्त और जो कॉर्पोरेट मामलों के जो मंत्री हैं दोस्तों निर्मला सीतारमण, यानी कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्ट्री हैं, और केंद्रीय रिजर्व बैंक के जो गवर्नर हैं वर्तमान में शक्तिकांत दास, उनके द्वारा दोस्तों इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी, ठीक है। और साथ ही साथ आर्थिक मामलों के विभाग के जो सचिव हैं अजय सेठ की उपस्थिति में ये बैठक जो है शुरू हुई है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि G20 वित्त और केंद्रीय बैंक के जो प्रतिनिधि हैं उनकी बैठक गुजरात के गांधीनगर में आयोजित की गई। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं दोस्तों, जो तीसरी शेरपा बैठक हुई है दोस्तों वो कहाँ पे हुई है? तो ये हुई है कर्नाटक के हम्पी में। जैसा कि पता है दोस्तों भारत इस साल G20 की अध्यक्षता कर रहा है, और इसी के तहत जो तीसरी शेरपा बैठक हो रही है वो हो रही है कर्नाटक के हम्पी में। फर्स्ट जो बैठक हुई थी शेरपा मीटिंग वो कहाँ हुई थी, वो आप मुझे बताइए किस शहर में हुई थी। हम्पी दोस्तों बात करें तो ये तुंगभद्रा नदी के तट पर स्थित है और ये विश्व धरोहर स्थल भी है, और यहीं पे आयोजित हो रही है ये मीटिंग, और ये 3 दिनों तक चलने वाली ये बैठक है। और इसकी अध्यक्षता भारत के जो G20 के शेरपा है दोस्तों, जिनका नाम है अमिताभ कांत, उनके द्वारा की जा रही। ध्यान रखिएगा G20 के शेरपा कौन है? अमिताभ कांत, उन्हीं के द्वारा इस बैठक की अध्यक्षता की जाएगी। अगली बैठक की बात कर लेते हैं साइबर सुरक्षा पर, ठीक है। साइबर सिक्योरिटी से संबंधित जो G20 सम्मेलन दोस्तों संपन्न हुआ है वो कहाँ हुआ? हरियाणा के गुरुग्राम में, ठीक है। तो हरियाणा के गुरुग्राम में आयोजित किया गया है G20 सम्मेलन का उद्देश्य क्या है? तो NFT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मेटावर्स जैसी नई तकनीकों के युग में साइबर अपराध और सुरक्षा की चुनौतियों का समाधान निकालना था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा दोस्तों, साइबर सुरक्षा के बारे में G20 सम्मेलन हरियाणा के गुरुग्राम में संपन्न हुआ। अगला है दोस्तों की भारत रक्षा मंत्रालय ने फ्रांस से कितने राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दी है? तो कितने जो है राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दिया है? ये दिया है 26 राफेल लड़ाकू विमान, ठीक है। तो हाल ही में देखा जाए तो भारतीय जो रक्षा मंत्रालय है उसने 26 राफेल लड़ाकू विमान खरीदने को मंजूरी दे दी है। 26 जो है लड़ाकू विमान खरीदे जा रहे हैं फ्रांस के द्वारा, जो कि फ्रांस से किसने मंजूरी दिया है? भारतीय रक्षा मंत्रालय ने।
तो ये सौभाग्यपूर्ण सौदा है दोस्तों, फ्रांस सरकार के साथ ये हुआ है और इससे क्या होगा, जो भारतीय वायुसेना है उसके विमानों में ये एक महत्वपूर्ण पहल है। इससे भारतीय वायुसेना की शक्ति का भी विस्तार होगा। राफेल विमान की दोस्तों बात किया जाए इसकी विशेषता, तो इस विमान में देखा जाए उन्नत तकनीकी और क्षमताओं से ये शक्ति जो है ये लड़ाकू विमान लेस है, काफी ज्यादा इसमें एडवांस टेक्नोलॉजी है, क्षमताएं हैं इसकी, और ये भारत के जो रक्षा क्षेत्र है उसमें ये महत्वपूर्ण योगदान देगा, अपनी भूमिका निभाएगा। ठीक है, तो रक्षा मंत्रालय ने मंजूरी दिया 26 जो है लड़ाकू विमान लेंगे राफेल। कई बार एग्जाम में आपसे पूछा गया कि राफेल जो है, जो राफेल समझौता है, ठीक है, वो किस देश से है, तो फ्रांस से है। आइए इसी के साथ हम अन्य बात कर लेते हैं कि जो भारतीय रक्षा मंत्रालय है देखा जाए उसने एक समझौता किया किसके साथ, फसाई यानी कि भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक नियंत्रण प्राधिकरण यानी कि फूड सेफ्टी स्टैंडर्ड एंड अथॉरिटी ऑफ इंडिया के साथ समझौता किया है। किसने किया है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किया है दोस्तों। किस लिए किया है, तो जो रक्षा की सेना है दोस्तों, जो हमारे सैनिक हैं, उन जो तैनात जवान हैं हमारे, ठीक है, रक्षा सेना में जो तैनात जवान हैं, जो सैनिक हैं, जो सोल्जर्स हैं, उनको सुरक्षित, पौष्टिक और गुणवत्ता युक्त भोजन प्रदान करने के उद्देश्य से यह समझौता किया गया है। ठीक है, तो किसके साथ किया गया, फसाई के साथ। किसने किया है, भारतीय रक्षा मंत्रालय ने किया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि निम्न में से किस राज्य सरकार ने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। ध्यान रखिएगा, उद्देश्य क्या है, औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देना, और इसके लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की गई है। किस राज्य सरकार के द्वारा, तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, ये क्या है, छत्तीसगढ़ राज्य सरकार के द्वारा किया गया है। ठीक है, तो अभी देखा जाए जो भारतीय राज्य दोस्तों छत्तीसगढ़, इनकी जो छत्तीसगढ़ की सरकार है उसने औद्योगिक क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए एक प्रोत्साहन पैकेज की घोषणा की है। इस पैकेज के तहत जो है छत्तीसगढ़ सरकार ने क्या किया है कि जो विभिन्न उद्योग हैं राज्य के, जो व्यापार है, ठीक है, उन व्यापारों के लिए वित्तीय सहायता और अन्य प्रोत्साहन जो है वो जारी किया जाएगा। ठीक है, जो विभिन्न उद्योग हैं, व्यापारीगण हैं, उनके लिए वित्तीय सहायता और प्रोत्साहन राशि प्रदान की जाएगी राज्य सरकार के द्वारा, जिससे कि जो औद्योगिक क्षेत्र है, जो व्यापार से संबंधित क्षेत्र है, उनको बढ़ावा मिल सके। इससे रोजगार का सृजन होगा, रोजगार का सृजन होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी। ठीक है, इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा। ठीक है, आय बढ़ेगी तो सेविंग बढ़ेगा, सेविंग बढ़ेगा तो इन्वेस्टमेंट बढ़ेगा, इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों तो क्या होगा, ठीक है, इससे एक तरीके से देश की जीडीपी भी बढ़ेगी। ठीक है, तो इस तरीके से ग्रोथ होता है और यहाँ पे इससे जो है उद्यमियों को विभिन्न सुविधाएं और अवसर मिलेंगे, उन्हें औद्योगिक क्षेत्र में नए निवेश करने और रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद मिलेगा, जैसा कि मैंने अभी आपको समझाया। ठीक है, तो एक तरीके से ये इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा देगा। ठीक है, व्यापार उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देगा, रोजगार का सृजन होगा। ठीक है, रोजगार का होगा तो लोगों की आय बढ़ेगी दोस्तों, आय बढ़ेगी तो सेविंग होगा, सेविंग होगा तो इन्वेस्टमेंट होगा, इन्वेस्टमेंट होगा दोस्तों तो क्या होगा, इससे ग्रोथ होती है। ठीक है, ग्रोथ और हमें डेवलपमेंट भी देखने को मिलेगा। चलिए आप मुझे बताइए, चलिए इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन है, ग्रोथ वर्सेस डेवलपमेंट दोनों में क्या डिफरेंस है, एक लाइन में हल्का सा समझा दीजिए, मैं समझ जाऊंगी। ठीक है, ग्रोथ क्या है, डेवलपमेंट क्या है। चलिए यहाँ पे हम कुछ और राज्यों के बारे में बात कर लेते हैं कि राजस्थान सरकार ने टीचर इंटरफेस ऑफर एक्सीलेंस कार्यक्रम शुरू करने के लिए एक प्रस्ताव पारित किया गया था, जिसको राजस्थान सरकार ने क्या किया, मंजूरी दे दिया है। क्या है दोस्तों, टीचर इंटरफेस, ठीक है, इंटरफेस ऑफर एक्सीलेंस कार्यक्रम। ये कार्यक्रम क्या होगा, जो शिक्षक हैं उनको प्रशिक्षण देगा, उनकी प्रगति और उनकी उन्नति के लिए कार्य करेगा। वही बात करें दोस्तों, स्टेट जो है उड़ीसा स्टेट की कैबिनेट है, उसने एक प्रस्ताव उसके सामने था जिसका नाम है, जिसमें क्या की बात की गई थी उस प्रस्ताव में कि जो भारतीय संविधान की जो 8वीं अनुसूची है दोस्तों, उसमें कोई भाषा को शामिल किया जाए, और इस प्रस्ताव की जो सिफारिश थी, ठीक है, इसको मंजूरी दे दिया गया है जो है राजस्थान, माफ करिएगा, उड़ीसा स्टेट कैबिनेट के द्वारा। ठीक है, कोई भाषा। चलिए आप मुझे बताइए कि 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं हैं। ठीक है, कितनी भाषाएं हैं, आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करिए। वही बात करें, डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल ने तेलंगाना संस्थान में एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रयोगशाला स्थापित करने के लिए समझौता किया। तो कहाँ पे दोस्तों, तो ये जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है प्रयोगशाला स्थापित की जाएगी तेलंगाना में, किसके किसके सहयोग से, तो डेल टेक्नोलॉजी और इंटेल के सहयोग से। अगला प्रश्न है दोस्तों की, निम्न में से किस शहर में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। तो ये सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जा रहा है किस शहर में दोस्तों, तो ये उत्तर प्रदेश की, ठीक है, शहर वाराणसी में। तो ये देखिए, ये जो आयोजन किया जाएगा दोस्तों, ये किया जाएगा 22 से लेकर के 24 जुलाई के बीच में। ठीक है,
वहीं ये विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो होगा और इसका आयोजन ध्यान रखिएगा वाराणसी के रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में किया जाएगा। ध्यान रखिएगा रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर का जो निर्माण किया गया था ये जापान के सहयोग से किया गया था और वहीं पे जो है उसी में विश्व का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय मंदिर सम्मेलन और एक्सपो का आयोजन किया जाएगा। टेम्पल ठीक है कनेक्ट भारत द्वारा जो कल्पित एक विश्व का प्रथम आयोजन है यह विश्व का जो पूर्णतः मंदिरों के प्रबंधन पर समर्पित होगा। इस सम्मेलन में विश्व और मंदिर पारिस्थितिकी तंत्र के प्रशासन, प्रबंधन और संचालन को पोषित और सशक्त बनाने पर ध्यान केंद्रित किया जाएगा। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्या है, कहाँ पे होगा दोस्तों, वाराणसी में। आइए यहाँ पे बात कर लेते हैं कोई और सम्मेलन की। देखिए इंडियन मोबाइल कांग्रेस का जो 7वां संस्करण है इसका आयोजन किया जाएगा दोस्तों नई दिल्ली में किया जाएगा। किसका दोस्तों, इंडियन मोबाइल कांग्रेस का ये 7वां संस्करण होगा इस वर्ष और ये नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। इमर्जिंग टेक्नोलॉजी यानी कि जो उभरती हुई टेक्नोलॉजी है दोस्तों, ठीक है, और जो मोबाइल संचार क्षेत्र में जो नवीनतम उद्योग है, जो व्यापारिक विचारों को आपस में मिलाने का यह कांग्रेस का एक महत्वपूर्ण प्रायोजन होगा। ठीक है, तो इंडियन मोबाइल कांग्रेस का 7वां संस्करण नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों की, किस प्रदेश के ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो ये है, देखिए ग्रामीण आजीविका मिशन है, इसको गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस जो इंडिया है उसी थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार जो प्रदान किया गया है ये जम्मू कश्मीर ग्रामीण विकास आजीविका, ठीक है, आजीविका मिशन को। तो जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन को गोल्ड श्रेणी में स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। ठीक है, यहाँ पे हम बात करें ये कार्यक्रम जो है यानी कि जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन जो है ये कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम के द्वारा शुरू किया गया था। को देखा जाए तो मिशन को कई महत्वपूर्ण कार्यक्रम के लिए शुरू किया गया था जिसमें से जो स्वयं सहायता समूहों से जुड़ी अनगिनत महिलाओं के जीवन को बदलने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। ठीक है, तो एक तरीके से सेल्फ हेल्प ग्रुप की जो महिलाएं हैं दोस्तों उन महिलाओं के जीवन में बदलाव लाने के लिए ये कार्यक्रम कौन सा, जम्मू कश्मीर ग्रामीण आजीविका मिशन ने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया है जिसकी वजह से इसको ठीक है स्टेट ऑफ गवर्नेंस इंडिया 2047 थीम के तहत स्कॉच पुरस्कार से सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर ठीक है ग्रामीण आजीविका मिशन का मुख्य उद्देश्य देखिए क्या है, गरीबों के लिए मजबूत जमीनी स्तर के संस्थानों का निर्माण करना, उन्हें लाभकारी आजीविका हस्तक्षेप में शामिल करना, अस्थायी आधार पर उनकी आय में सराहनीय सुधार सुनिश्चित करके राज्य में व्याप्त गरीबी का कम, ठीक है, गरीबी को कम करना। तो ये बेसिकली इसका उद्देश्य था और इस उद्देश्य में काफी सफल रहा जिससे इसे सम्मानित किया गया। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों की, हाल ही में भारतीय नौसेना के किस गश्ती जहाज ने ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में भाग लिया है? ठीक है, किसने लिया है दोस्तों, ये लिया है INS, ठीक है, सुनैना। INS सुनैना ने भाग लिया है किसने, ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस में। आइए इसके बारे में बात करते हैं। भारतीय नौसेना की गश्ती जहाज है दोस्तों INS सुनैना, इसने ऑपरेशन सदस्य ठीक है साउदर्न रेडीनेस 2023 में भाग लिया है। ये हम ऑपरेशन की बात करें जो साउदर्न रेडीनेस है ये बहुपक्षीय पहल है यानी कि इसमें कई देशों कई पक्षों ने भाग लिया है और बेसिकली इस ऑपरेशन का उद्देश्य क्या है, तो सबसे इम्पोर्टेंट जो कि ये नौसेना अभ्यास है ऑपरेशन है तो समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना, ठीक है, जो क्षेत्र है समुद्री क्षेत्र उसमें सुरक्षा और नेविगेशन की स्वतंत्रता सुनिश्चित करने के लिए समुद्री डकैती का मुकाबला करना। ठीक है, तो ये सब बेसिकली इस उद्देश्य से इस ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस का आयोजन किया गया है जिसमें भाग लिया किससे दोस्तों, तो भारतीय नौसेना का गश्ती जहाज है INS सुनैना। ठीक है, ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस की बात किया जाए तो ये संयुक्त राज्य अमेरिका, इटली, UK, सेशल्स रक्षा बलों और समुद्री पुलिस और ठीक है और किसने दोस्तों यहाँ पे तो EU नेफॉर के सदस्यों के देशों ने जो है जो देशों की नौसेना है उन्होंने भाग लिया। चूंकि ये बहुपक्षीय था इसलिए इसमें बहुत सारे जो पक्षों ने भाग लिया और यहाँ से भारत की तरफ से किस गश्ती जहाज ने भाग लिया ये आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है, तो ये चीज ध्यान रखिएगा। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने किस जिले में 2 थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दिया है, तो ये दिया है सोनभद्र जिले में। ठीक है, करेक्ट आंसर इज बी
तो उत्तर प्रदेश सरकार ने ध्यान रखेगा, एक देखा जाए दो, ठीक है, एक तरीके से थर्मल पावर परियोजना को मंजूरी दिया है, और जो कि 2 थर्मल पावर परियोजना जो है वो 800 मेगावाट की प्रत्येक जो है अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर परियोजना है, और ये प्रत्येक जो है 8 मेगावाट की है। और इसको स्थापित करने के लिए, इस परियोजनाओं को स्थापित करने के लिए उत्तर प्रदेश सरकार ने एनटीपीसी के साथ, ठीक है, नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन के साथ क्या किया है, समझौता किया है, उसी के साझेदारी से स्थापित किया जा रहा है। प्रत्येक ताप विद्युत जो परियोजना है दोस्तों, चूंकि ये 2 है और प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी दोस्तों, 800 मेगावाट है, जिसके परिणाम स्वरूप देखा जाए तो उत्तर प्रदेश की संयुक्त क्षमता कितने मेगावाट की वृद्धि होगी, तो 1600 मेगावाट की वृद्धि होगी, ठीक है। ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट उच्च दक्षता प्राप्त करने, बिजली उत्पादन के लिए कोयले की खपत को कम करने के लिए उच्च तापमान और दबाव पर संचालित अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल तकनीकी का उपयोग करेंगे, ठीक है। ओबरा डी थर्मल पावर प्रोजेक्ट की बात किया जाए, उद्देश्य क्या है, राज्य में उद्योगों, व्यवसायों और घरों की जो मांग है दोस्तों पावर की, उसको उन मांग को पूरी करना और इसके लिए एक स्थिर और विश्वसनीय बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करना, यही इसका उद्देश्य है। 800 मेगावाट बिजली पैदा करने में सक्षम प्रत्येक इकाई वाली इस परियोजना का जो लागत आएगी दोस्तों, वो आएगी 179.27 अरब निवेश की आवश्यकता होगी, जिसमें देखा जिसमें दोनों की भागीदारी होगी, राज्य सरकार की भी, एनटीपीसी की, और 50-50 आधार पे परियोजना में योगदान देंगे, और 30% की इक्विटी की हिस्सेदारी होगी, जबकि शेष जो है 70% वो ऋण से आएगा, ठीक है। तो ये चीज ध्यान रखिएगा, यूपी स्पेशल का ये प्रश्न है दोस्तों, एग्जाम में यहाँ से प्रश्न बिल्कुल बन सकता है, ठीक है। तो सोनभद्र में, और प्रत्येक की क्षमता कितनी होगी, 800 मेगावाट, तो टोटल कितना हो गया, 1600 मेगावाट की ये 2 जो है ताप विद्युत परियोजना है। अगला और आज का लास्ट एमसीक्यू है कि निम्न में से कौन सा देश पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों के सम्मेलन की मेजबानी करेगा। तो पारंपरिक दवाएं जो है, ट्रेडिशनल मेडिसिन है, उस पर आसियान देशों का सम्मेलन हो रहा है, जिसकी मेजबानी दोस्तों कोई और नहीं बल्कि हमारा प्यारा देश भारत कर रहा है, ठीक है। तो भारत और आसियान देशों के बीच मंच को मजबूत करने के लिए आसियान देशों के लिए पारंपरिक दवाओं पर एक सम्मेलन 20 जुलाई 2023 को नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा, ठीक है। कहाँ किया जाएगा दोस्तों, 20 जुलाई को ये शुरुआत होगी, नई दिल्ली में आयोजित किया जा रहा है भारत और आसियान देशों के बीच जो है आसियान, यहाँ पे पारंपरिक दवाओं पर सम्मेलन। आयोजन देखा जाए, यह आयोजन भारत के आसियान के बीच सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करने, पारंपरिक दवाओं के क्षेत्र में भविष्य के सहयोग के लिए एक रोडमैप की योजना बनाने के लिए मंच को मजबूत करेगा। नई दिल्ली विज्ञान भवन में आयोजित इस एक दिन का ये कार्यक्रम होगा, सम्मेलन होगा, और इस दौरान देखा जाए तो 75 प्रतिभागी होंगे, जिसमें से 8 आसियान देशों के दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि होंगे। वर्चुअल मोड के माध्यम से 2 अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधि शामिल होंगे, जो कि पारंपरिक दवाओं पर विचार विमर्श करेंगे, अपने विचारों को वो साझा करेंगे इस मंच के माध्यम से, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों कि पारंपरिक दवाओं पर आसियान देशों का जो सम्मेलन हो रहा है उसकी मेजबानी भारत कर रहा है, ठीक है। तो ये था दोस्तों हमारा 10 एमसीक्यू। अब बात करते हैं किसके बारे में, फैक्ट्स ऑफ द डे के बारे में। फैक्ट्स ऑफ द डे में हमारा सबसे पहला फैक्ट्स है कि वर्ष के सर्वश्रेष्ठ एशियाई अंडर 20 पुरुष एथलीट चुने जाने वाले पहले भारतीय बने हैं, क्या नाम है, सेल्वा प्रभु, ठीक है। कॉमनवेल्थ वेटलिफ्टिंग चैंपियनशिप में 40 किग्रा कैटेगरी में जोत्सना सबर ने पदक जीता है, कौन सा पदक, स्वर्ण पदक। अगला है मोबाइल दोस्त ऐप लॉन्च किया, किसने किया, जम्मू कश्मीर ने। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने इस साल के अंत तक रोजाना सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी ट्रांजैक्शन का टारगेट तय किया है, कितना टारगेट तय किया है दोस्तों, 10 लाख। वहीं राज्य के एक न्यूज चैनल ने लीजा नाम की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस न्यूज एंकर को लॉन्च किया, तो किस राज्य के न्यूज चैनल ने, उड़ीसा के न्यूज चैनल ने। तो ये था दोस्तों हमारा आज का फैक्ट्स ऑफ द डे। अब बात करते हैं टॉप 10 स्टैटिक्स जी के। लेह अवस्थित है दोस्तों, लद्दाख की राजधानी लेह जो अवस्थित है, ये सिंधु नदी के दाएं तट पर स्थित है। अगला, दक्षिण भारत का सबसे ऊंची चोटी कौन सी दोस्तों, अनाईमुडी, ठीक है, जो कि कहाँ स्थित है, ठीक है, अन्नामलाई पहाड़ियों पर स्थित है। आप मुझे बताइए, ठीक है, पूर्वी भारत की, ठीक है, ध्यान रखिएगा, जो पूर्वी घाट है दोस्तों, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए। बाकी दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो चोटी है वो है अनाईमुडी। भारत के जनानकी इतिहास में महाविभाजन का वर्ष कौन सा है दोस्तों, 1921 है।
अगला है, भारत में प्रथम जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई थी। पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग में किया गया था। कब किया गया था? तो 1897 में किया गया था। भारत में पर्यावरण संरक्षण अधिनियम पारित हुआ कब हुआ? 1986 में पारित हुआ था। पॉलिटिक्स इन इंडिया पुस्तक के रचयिता कौन है दोस्तों? रजनी कोठारी है। अगला है, खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाने वाला रसायन कौन सा है? सोडियम बेंजोएट। ठीक है, बेंजोएट जो है ये खाद्य पदार्थों के परिरक्षण के लिए प्रयोग में लाया जाता है। अगला, सिख राज्य का अंतिम राजा कौन था? दिलीप। ठीक है, महाराजा दिलीप सिंह जो थे वो सिख राज्य के अंतिम राजा थे। अगला, डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड अवस्थित है कहाँ पे दोस्तों? तो उत्तर प्रदेश के कानपुर में अवस्थित है। और आज का लास्ट हमारा स्टैटिक्स जी क्या है कि हर्बर्ट रेसले 1901 के अनुसार उत्तर प्रदेश निवास क्षेत्र है किसका? तो इंडो आर्यन प्रजाति का निवास क्षेत्र है। ठीक है, किसके अनुसार? हर्बर्ट रेसले के अनुसार। तो दोस्तों ये था आज का हमारा करंट अफेयर, जिसमें हम लोगों ने 10 MCQ, 5 फैक्ट्स ऑफ द डे और साथ ही साथ 10 स्टैटिक्स जीके देखा। तो काफी इंपॉर्टेंट आपका सेशन रहता है। और स्टैटिक्स जीके दोस्तों ये सब वही प्रश्न है जो आपके प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए हैं किसी न किसी एग्जाम में, तो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूरी संभावना यहाँ से प्रश्न पूछे जाने की। तो दोस्तों इसी के साथ हम अपने करंट अफेयर की क्लास का आज हम ओवर करते हैं। डेली करंट अफेयर की जो PDF है दोस्तों क्लास की, वो आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, जाइए डाउनलोड करिए और ना सिर्फ डाउनलोड करिए बल्कि अपना रिवीजन करिए। फिर मिलेंगे अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए बाय, हैव अ गुड डे, स्टे सेफ एंड स्टे हैप्पी।